हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरियस ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम की। तो आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सी स्ट्रक्चर की। तो बहुत सिंपल सी इसकी एक डेफिनेशन है, द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर। देखिए, हम जानते हैं कि प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है। हम पढ़ चुके हैं कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और हम ये भी देख चुके हैं कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्राम में लिखी जाती हैं, इन्हें किसी खास तरीकाकार को मद्देनजर रखते हुए हमने लिखना होता है। तो वो फॉर्मेट, वो तरीकाकार जिसे इस्तेमाल करते हुए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, उसे हम सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कहते हैं। आपके सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर तीन चीजों पर या तीन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। उसमें सबसे पहली चीज है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, सेकेंडली मेन फंक्शन, और तीसरी चीज है इसमें प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट्स। हम इन तमाम एलिमेंट्स को वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की कि वो क्या होते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर इंस्ट्रक्शंस, ये भी इंस्ट्रक्शंस हैं, गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस कंपाइलर पहले टैकल करता है, पहले हैंडल करता है, पहले इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, उसके बाद आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल करता है। आप जानते हैं कि कंपाइलर क्या है, हम पढ़ चुके हैं कि कंपाइलर सिंपली एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में या बाइनरी कोड में। तो जिस तरह से कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है और वो कन्वर्ट करता है आपकी इंस्ट्रक्शंस को मशीन या बाइनरी कोड में, इसी तरह से एक और प्रोग्राम है जो कि आपके कंपाइलर का एक पार्ट है, लेकिन उसकी जॉब, उसकी ड्यूटी थोड़ी सी डिफरेंट है, और उस प्रोग्राम का या उस सॉफ्टवेयर का नाम है प्री प्रोसेसर। एक्चुअली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स प्री प्रोसेसर के लिए जारी की जाती हैं, और प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है? उसका काम यह होता है कि आपकी लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को मद्देनजर रखते हुए आपके प्रोग्राम के सोर्स कोड को मॉडिफाई कर दे, उसमें एडिशनल कोड शामिल कर दे। वो एडिशनल कोड किस लिए शामिल किया जाता है? एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आपने जो हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, उनमें से कई इंस्ट्रक्शंस कंपाइलर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए कंपाइलर को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन एडिशनल फाइल्स में स्टोर होती है। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है? उन एडिशनल फाइल्स में से वो डाटा या वो इंस्ट्रक्शंस जो कंपाइलर के लिए जरूरी हैं ताकि वो आपकी लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को समझ सके और फिर कंपाइल कर सके, तो प्री प्रोसेसर उन इंस्ट्रक्शंस को आपके सोर्स प्रोग्राम का हिस्सा बना देता है। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की कुछ खसूसियात हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम समझ चुके हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस हैं प्री प्रोसेसर के लिए, और आपका कंपाइलर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को पहले फॉलो करता है, उसके बाद कंपाइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करता है। और जितने भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं वो हमेशा पाउंड या हैश के साइन से स्टार्ट होते हैं, और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के एंड पे आपको स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स लगाने की जरूरत नहीं होती। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दो एग्जांपल्स हैं ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की, और ये दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एक्चुअली दो अलग अलग फाइलों को आपके प्रोग्राम का पार्ट बनाने के लिए, आपके प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। इनमें से पहला जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो stdio डॉट हेडर यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को आपके प्रोग्राम का हिस्सा बनाता है, और दूसरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को आपके प्रोग्राम का हिस्सा बनाता है।
प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बाद अब हम बात करते हैं मेन फंक्शन की। तो अगर मेन फंक्शन की आप डेफिनेशन देखें तो आपको पता चलता है कि मेन फंक्शन इज द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स। जी हाँ, ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वो जगह है जहां से आपके लिखे हुए प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। मेन फंक्शन से पहले तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके बाद मेन फंक्शन एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि वो जगह है जहां से आपका कोड स्टार्ट हो रहा है। हर एक प्रोग्राम में आपको मेन फंक्शन लाजमी शामिल करना होता है और आप मेन फंक्शन से पहले वर्ड वाइड का इस्तेमाल करते हैं। फिल वक्त वाइड के बारे में हम डिटेल से बात नहीं कर सकते। आगे चल के जब हम फंक्शंस के चैप्टर में फंक्शंस को पढ़ेंगे उस वक्त हम देखेंगे कि वाइड का मतलब क्या है और क्यों इसे हम मेन फंक्शन से पहले इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिल वक्त आप इतना समझ लीजिए कि जब भी आपने कोई भी प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज में तो आपने एक तो मेन फंक्शन का इस्तेमाल करना है और दूसरा उस मेन फंक्शन से पहले वर्ड वॉइड का इस्तेमाल करना है। और आपको मेन फंक्शन यूज करने के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी इस्तेमाल नहीं करना होता। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट्स की। प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट की डेफिनेशन बहुत सादा है, सिंपल। प्रोग्राम बॉडी और सी स्टेटमेंट्स कंटेन्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। देखिए, हम बार बार एक बात कर रहे हैं कि प्रोग्राम्स क्या हैं। प्रोग्राम्स आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जनाब, मेन फंक्शन शुरू होने के बाद अब बीइंग अ प्रोग्रामर, एक प्रोग्रामर होने के नाते आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस का एक सेट लिखना है। वो इंस्ट्रक्शन एक दो भी हो सकती हैं, बेशुमार भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा, कितना कम्प्लेक्स या कितना छोटा प्रोग्राम लिख रहे हैं। लेकिन वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो एज अ प्रोग्रामर आपने लिखी हैं उन्हें हम प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट्स कहते हैं। आपका प्रोग्राम कम से कम एक स्टेटमेंट पर मुश्तमिल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं है। आप जितनी भी स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं। हर एक स्टेटमेंट के एंड पे आपने सेमी कॉलन का इस्तेमाल करना होता है जिसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। एक्चुअली ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर कंपाइलर को बताता है कि जनाब यहाँ पे एक स्टेटमेंट या एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में हम किसी बात की कंप्लीशन के बाद, किसी बात के पूरा होने के बाद फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक बात खत्म होगी और अब दूसरी बात शुरू होगी। बिल्कुल इसी तरह से आपका सी प्रोग्राम मल्टीपल सी स्टेटमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है। अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे पहली स्टेटमेंट खत्म हो रही है, कहाँ से दूसरी स्टेटमेंट शुरू हो रही है? तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर एक्चुअली वो कंपोनेंट है, वो एलिमेंट है, वो इशारा है जिससे कंपाइलर को पता चलेगा ओके, यहाँ पे एक स्टेटमेंट खत्म होगी और अब दूसरी स्टेटमेंट शुरू हो जाएगी। आप जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखें अपने प्रोग्राम में उन्हें आप कर्ली ब्रेसेस के एक पेयर के अंदर लिखते हैं। यानी आपकी स्टेटमेंट्स ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस के बाद स्टार्ट होती हैं और जब आप तमाम स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं तो फिर आप क्लोजिंग कर्ली ब्रेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर इस वक्त एग्जांपल देख रहे हैं कि ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस या लेफ्ट कर्ली ब्रेस का आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, जितनी भी स्टेटमेंट्स आपने लिखनी है और उसके बाद आपकी जो कर्ली ब्रेस है दोबारा से क्लोज हो जाती है। और डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम एक छोटे से प्रोग्राम की मदद से सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के जितने कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया है हम उन्हें एक प्रोग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, आई लव पाकिस्तान। तो इसमें टॉप पे आप देख रहे हैं कि पाउंड या हैश सिंबल से हमने इंक्लूड को यूज किया है और ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। उसके बाद वाइड मेन यानी मेन फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है और कर्ली ब्रेसेस के पेयर में हमने जो स्टेटमेंट लिखी है, ये एक स्टेटमेंट है, ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती थी, लेकिन ये कर्ली ब्रेसेस के पेयर के साथ पूरा का पूरा हिस्सा कहलाता है प्रोग्राम बॉडी। और प्रोग्राम बॉडी के अंदर प्रोग्राम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स हैं और स्टेटमेंट के एंड पे मौजूद है आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो कि इंडिकेटर है इस बात का कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है।